इधर बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 41,000 के पार होकर 41,111 तक पहुंच गई है। वहीं इलाज के बाद 27,844 मरीज ऐसे हैं जो ठीक भी हुए हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,011 है, तो वहीं अब तक 255 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 14,236 सैंपल की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पटना में 553 कोरोना के नए मरीज मिले। सारण में आज 64 कोरोना के मरीज मिले, जबकि बेगूसराय में 43 कोरोना मरीज मिले। मुजफ्फरपुर में 53, कटिहार में 25, नवादा में 91, रोहतास में 69 कोरोना के मरीज मिले हैं। पटना के एनएमसीएच में कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए बेड की कमी नहीं है। अस्पताल में 447 बेड है, जिनमें से 287 बेड अभी खाली हैं। लेकिन इसके बाद भी यहां भर्ती होने के लिए मरीजों को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता रवेश नारायण बता रहे हैं कि एनएमसीएच में कैसे और कौन कोरोना के मरीज भर्ती होंगे। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने और बेड नहीं मिलने का मामला लगातार सामने आ रहा है, लेकिन उसकी वस्तु स्थिति क्या है, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। अगर बात एनएमसीएच की करें तो एनएमसीएच में कुल 447 जो है कोरोना के लिए बेड हैं, और आज के दिन कहें तो अभी तक 287 बेड जो हैं वो पूरी तरह से खाली हैं। मतलब अगर कोई एनएमसीएच आना चाहता है तो 287 बेड जो हैं वो खाली है, और अगर ये कहा जाए कि यहाँ पे बेड नहीं है तो वो पूरी तरह से गलत है। आपको बता दूं कि एनएमसीएच में उन जिलों से आती है मरीजों को जहाँ पे रोहतास के हों, बक्सर के हों, भभुआ के, कैमूर के हों, या फिर वैशाली ज़िला के जो मरीज़ हैं वो आकर के एनएमसीएच में भर्ती हो सकते हैं। शर्त यही है कि वहाँ के जो अस्पताल हैं उसे रेफ़र करना होगा। अगर कोई कोरोना के जो मरीज़ हैं अगर पॉजिटिव पाए गए हैं तो वो वहाँ से रेफ़र किए जाएंगे और एनएमसीएच में यहाँ पे भर्ती हो सकेंगे। अगर पटना के मरीज़ हैं तो उनका पॉजिटिव होना ज़रूरी है, और डॉक्टर यहाँ पर तय करेंगे कि यहाँ पर जो भर्ती होने लायक जो मरीज़ हैं वो हैं या नहीं। तो एनएमसीएच की अगर बात करें तो आज के दिन पे 287 बेड जो हैं वो पूरी तरह से कोरोना मरीजों के लिए खाली है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवेश नारायण, न्यूज 18 पटना। और विडंबना देखिए, अस्पतालों में बदहाली की तस्वीरें दिखाने के बाद व्यवस्था सुधारने के बदले अस्पताल प्रबंधन मीडिया को रोकने की कोशिश कर रहा है। पटना एम्स में बेड खाली होने के बाद मरीज को एडमिट नहीं करने की सूचना न्यूज 18 को मिली थी। सूचना मिलने के बाद पहुंची टीम को गेट पर ही रोक दिया गया, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पूरे बिहार और पटना में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और लगातार जिस तरह से अस्पतालों से कोरोना मरीजों की बदहाली की तस्वीरें आ रही है, उसके बाद आप देखिए पटना एम्स के बाहर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पर मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है। यहाँ पर मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप विदाउट परमिशन यहाँ पर एंट्री नहीं होगी, आपको परमिशन लेना होगा, एम्स के डायरेक्टर से परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे। कई तरह के शिकायतें हमें यहाँ पर मिली थी कि जो बेड है वो मरीजों को नहीं दिया जा रहा है, मरीज परेशान है। इसे जानने के लिए, इसी खबर को खंगालने के लिए यहाँ पर हम पहुँचे थे, लेकिन हमें यहाँ पर एंट्री नहीं दी गई है, और कहा गया है कि आप अधीक्षक से बात कीजिए, उनसे परमिशन लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर आइए। तो आप समझ सकते हैं लगातार जिस तरह से हॉस्पिटलों में मरीजों की हालत दिखाई गई थी, जिस तरह से एनएमसीएच हो, पटना एम्स हो, हर जगह हंगामा दिख रहा था। लगातार मरीज जो हैं वो परेशान थे, मरीज के परिजन परेशान थे। उसके बाद भी यहाँ पर जब पहुँचे हम लोग कि आखिर हकीकत जानने के लिए कि क्या कुछ स्थिति है यहाँ पर, तो यहाँ पर मीडिया की एंट्री को बैन कर दिया गया। मीडिया को बैन कर देना इन अस्पतालों में घुसने से ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है। कैंपसन आशीष के साथ साकिब कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर बिहार में कोरोना संकट के बीच 67 दिनों के अंदर तीसरी बार स्वास्थ्य सचिव बदल दिए गए। सरकार के बेहद खास माने जाने वाले अधिकारी प्रत्यय अमृत को स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। 20 मई को संजय कुमार से जिम्मेदारी लेकर उदय सिंह कुमावत को यह जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन 67 दिनों के अंदर उन्हें भी हटा दिया गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के मौजूदा प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत की लापरवाही का मामला उठा था। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शिकायत की थी कि प्रधान सचिव उनकी ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के निर्देश को भी नहीं मान रहे। इसके बाद नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग के दौरान उन्हें फटकार भी लगाई थी, जिसके बाद विभागीय समीक्षा की गई तो कई लापरवाही सामने आ गई।
तभी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को हटाने का फैसला लिया गया था। अधिसूचना निर्गत नहीं हुआ है, लेकिन अगर इस तरह की कोई जिम्मेवारी मिलती है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती है और पूरी टीम के रूप में मिलकर हम लोग काम करेंगे। और जिस स्थिति में अभी बिहार है कोरोना को लेकर, हम लोग एक टीम के रूप में काम कर लोगों को यथासंभव राहत पहुंचाएंगे। तो कोरोना ने हर तरफ कहर बरपा कर रखा है। बिहार में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ लोगों को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कटिहार के मनसाही प्रखंड के मवेशी हाट में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बकरीद के पहले जिस ढंग से बकरों की खरीद के लिए लोगों की भीड़ जुट गई है, उसको देखकर तो यही लगता है कि लोग कोरोना को न्योता दे रहे हैं। इधर बीजेपी नेता संजय मयूख ने तेजस्वी यादव को बिहार चुनाव टालने वाले बयान पर तंज कसा है। संजय मयूख ने कहा कि आखिरकार तेजस्वी यादव को चुनाव की तारीख का ब्रह्म ज्ञान कैसे हुआ है, जबकि चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम है। मैं तो इनके इस ब्रह्म ज्ञान का खुलासा चाहता हूं कि ये कहां से इनको ज्ञान प्राप्ति हुई है, ये विशेष ज्ञान उन्होंने कहां से लाया है, किस ग्रह से इनको प्राप्ति हुई है। इन सारे चीज़ों का खुलासा बिहार की जनता और बिहार की सरकार लगातार कोरोना के रोकथाम के उपाय में लगी है। हम सेवा कार्यों में लिप्त हैं और इनको केवल चुनाव की चिंता है। ये एकदम बेबस है, सत्ता के लिए बेबस और बेचैन नजर आ रहे हैं। जी हां, बाढ़ से बिहार जूझ रहा है। बाढ़ से लोग बेहाल हैं। सड़क तो सड़क, पानी भी लोगों के घरों के अंदर घुस आया है। किसी ने सड़क पर शरण लिया तो किसी के लिए बांध आशियाना बन गया है। अब लोग सरकार से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ बाढ़ का हाहाकार। बिहार के लोगों की जिंदगी आजकल इन दो मुश्किलों से जूझ रही है। सीतामढ़ी के अनवर अंसारी को देख लीजिए। पिछले 3-4 दिन से इनका घर पानी में डूबा हुआ है। चौकी पर बैठे बैठे रात भर जाकर इन लोगों का समय कट रहा है, लेकिन रीगा प्रखंड के बकरी गांव तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची। किसी तरह जो है वैसे ही सड़क पर जो है बनाते हैं, किसी तरह जो है खाते हैं। सुबह 6 बजे अचानक गांव में पानी घुसा। वकीला खातून बच्चों और मवेशियों के साथ किसी तरह बांध पर भागी, लेकिन घर का सामान नहीं बच सका। अचानक भोगली 6 बजे में सवेरे पानी आली। तो कहाँ रह रही हैं अभी? रोड पर। रोड पर रहती हैं? कैसे रहती हैं रोड पर? पल्ली तान के। पन्नी तान के रह रही हैं? कहीं से कुछ मिला है कि नहीं? कहीं से कुछ न मिल रही है। कुछ नहीं मिला? कुछ न कोई देखे वाला। ऐसी परेशानी सिर्फ अनवर अंसारी और वकीला खातून के साथ ही नहीं है। बाढ़ से सीतामढ़ी के 10 प्रखंडों के कुल 119 पंचायत प्रभावित हैं। पानी में डूबने से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। रीगा प्रखंड के बकरी गांव में करीब 250 परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं। खगड़िया के किसानों का दर्द भी सीतामढ़ी के लोगों के जैसा ही है। नदियों ने सैकड़ों एकड़ में लगी फसल को बर्बाद कर दिया है। अब अलौली के किसान मक्के की फसल का इस्तेमाल पशु चारे के रूप में कर रहे हैं। हालांकि नाव से फसल काट कर लाना भी खतरे से खाली नहीं है। एक बोझा होता है, ला करके फिर मवेशी को देते हैं। किसी तरह हम लोग यही पर कृषि पर ही डिपेंड आदमी है कि सोचते हैं किसी तरह अगर हो जाता तो बाल बच्चा अच्छा से पढ़ता लिखता, लेकिन अब की बार तो भी सरकार से कोई उम्मीद है? सरकार अगर मुआवजा दे तो, लेकिन मिलने वाला तो नहीं है। भागलपुर के अभिनंदन पासवान की मजबूरी देखिए। आंख में आंसू लिए अपने घर को अपने ही हाथों से तोड़ रहे हैं ताकि घर की ईंटें, लकड़ी, पत्थर और मलबा कम से कम बच जाए, क्योंकि गांव के दर्जन भर घरों को कोसी अपने आगोश में समा चुकी है। जी बहुत कष्ट होता है सर, खत्म हो गया, नदी कहाँ रहेंगे, हमको जमीन चाहिए सर, और क्या चाहिए,
कहाँ पर हम रहेंगे? कट गया सब जमीन। हम ये कहारपुर गांव में और दूसरे गांव हम कैसे जाएंगे? रहने देगा कोई हमको? कहारपुर के अवधेश कुमार यादव की उम्र कम है, लेकिन दर्द गहरा है। अवधेश के परिवार के सामने प्रश्न है कि घर तोड़ तो रहे हैं, लेकिन जाएंगे कहां? कौन देगा घर बनाने के लिए जमीन? ईटा निकाल रहे हैं घर से। और सब कोई मिल के क्यों निकाल रहे हो? कट गया है, दूसरे जगह बनाएंगे, उस पार में जाकर के जमीन देगा सरकार तब ना। छपरा के पानापुर प्रखंड के दर्जनों गांव में भी पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से लोगों ने बांध और स्कूलों में शरण ली है, लेकिन राहत के नाम पर बने राहत केंद्रों में भोजन तक की व्यवस्था नहीं। घर दुबौली बा, स्कूल में हमनी के बांध से कोनो मैंने स्थान नहीं है। हमनी का माल मवेशी लेके हमनी के बानी से दुबौली स्कूल पर खाए के कोनो व्यवस्था नहीं। किशनगंज प्रखंड के लोगों का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। बलिया डांगी गांव का 75% हिस्सा कटाव की भेंट चढ़ चुका है। लोग छोटी छोटी नाव में अपने सामान को लेकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महानंदा नदी के तेज धार में इस तरह जाना काफी खतरनाक है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। मांग हम लोग यही करते हैं कि हम लोग का इस गांव से किसी तरह सुरक्षित बचा करके कहीं और जगह बैठा दे तो बहुत अच्छा है। हम लोग का रोटी कम नाम मकान, रोटी से मतलब नहीं है, हमको मकान से मतलब है। कहीं भी एक धुर जमीन अगर सरकार दे दे तो हम लोग वहां पर जाके बस जाएंगे। सीतामढ़ी से लेकर किशनगंज तक कमोबेश एक जैसी स्थिति है। लोग बाढ़ से बेहाल हैं। सवाल है कि इन लोगों तक कब पहुंचेगी मदद और क्या इनकी गुहार सुनेंगे सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोपालगंज के बैकुंठपुर प्रखंड में एक के बाद एक 7 जगहों पर सारण तटबंध टूटने का खामियाजा राजापट्टी कोठी, हमीदपुर, फैजुल्लापुर और आसपास के पंचायतों के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से बैकुंठपुर के राजापट्टी कोठी बाजार के व्यवसायियों को काफी नुकसान हुआ। दुकानदारों का कहना है कि इससे पहले 2001 और 2002 में भी बाढ़ आई थी, लेकिन उस वक्त इतना नुकसान नहीं हुआ था। गोपालगंज के बैकुंठपुर में एक के बाद एक कुल 7 तटबंध कल टूटे थे और उसके बाद से आप देखेंगे कि राजापट्टी कोठी बाजार का क्या हाल है। और ये गोपालगंज का सबसे आखिरी इलाका माना जाता है, जिसके बाद छपरा का इलाका जो है वो शुरू होता है। तो यहाँ पर जो राजापट्टी कोठी बाजार का जो हाल है, यहाँ पर लोग अपने घरों में देखिए डूबे हुए, दुकानें बंद हैं और दुकान का जो सामान है वो पूरा यहाँ पर जो है डूबा हुआ लोगों का। और हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ देखिए पानी में बैठ के जो होटल वाले हैं वो किस मजबूरी में समोसे बना रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो लोग हैं वो पानी में चलने के लिए मजबूर हैं। हम आपको दुकान दिखाना चाहते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है बाढ़ की वजह से लोगों का नुकसान हुआ है। आप देखिए यहाँ पर जो लोगों का सामान है, कीमती सामान, जो दुकान का जो सामान है वो यहाँ बाढ़ से डूबा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर कि लोगों को जो जीविका का साधन है वो ख़त्म हो गया है। हम कुछ बात करते हैं इनसे। आप बताइए क्या नाम है आपका? हरिशंकर साहब। शंकर जी, किस तरह का दुकान है और क्या क्या दिक्कत है आपको? सब दुकान में जितना सामान था हम लोग सुरक्षित करने के लिए यहाँ से लाए। यहाँ भी पूरा पानी घर का तक, दुकान के अंदर तक पूरा सब देख सकते हैं। जो सामान रखा हुआ है सब पूरा नुकसान हुआ है। भरपूर माने कम से कम यहाँ 5-6 लाख के संपत्ति रखे हुए हैं, जो कि पानी में ध्वस्त हो गया है। तो 24 घंटे के बाद से कोई मिलने नहीं आया आपको जनप्रतिनिधि? एक बार भी कोई सर नहीं आया कि आप लोग को क्या दिक्कत है, क्या यथी है। कल रात को एक बाइक सीओ साहब आए थे, बोले कि क्या दिक्कत है। हम बोले सर अंधकार हुआ है, पूरा दुकान उकान सब डूब चुका है सर, संपत्ति इतना का नुकसान हुआ है सर, कोई व्यवस्था कीजिए लाइट वाइट का। सर लाइट भी नहीं है। तो बोले ठीक है हम लाइट का व्यवस्था करा देते हैं। अभी तक मैंने उनको आने का कोई संभावना है राजापट्टी कोठी में। देखिए ये जो बाढ़ पीड़ितों का जो दर्द है, उनका कहना है कि जो दुकान है उनका जो सामान लाखों रुपये संपत्ति बर्बाद हुआ है यहाँ पर। तो बाढ़ ने गोपालगंज में भारी तबाही मचाई है। इससे पहले 2001-2002 में बाढ़ आया था, लेकिन 2020 का जो ये बाढ़ है वो ज़्यादा भयावह है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और देखिए बाढ़ की वजह से बिहार के 11 जिलों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। एक तो पहले से बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया था, तो वहीं कहीं कहीं बांध टूटने से परेशानी और भी कई गुना बढ़ गई है। ये तस्वीर दरभंगा की है और ये है NH 105।
कल तक दरभंगा को मधुबनी से जोड़ने वाले इस नेशनल हाईवे पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी। आजकल उसके ऊपर से पानी की धारा बह रही है। और 105 की तस्वीर है नेशनल हाईवे की, किस कदर यहाँ पर बाढ़ का पानी, बागमती नदी का ये पानी है और करंट किस कदर है ये देखिए। यहाँ चलने में मैं असहजता महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं इसी बाढ़ के पानी में। और लोग बता रहे हैं कि तकरीबन यहाँ प्रतिदिन 10,000 से अधिक गाड़ियाँ जो हैं वो पार करते हैं इस सड़क में। अब दरभंगा की एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर केवटी प्रखंड के डुंगरी और गुठली के बीच बड़ेला चौर के सीमा बांध की है। पानी की तेज धार में 10 फीट बांध टूट गया और करीब आधा दर्जन गांव जलमग्न हो गए। केवटी के असराहा प्रखंड में बाढ़ का पानी बढ़ा तो एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुट गई। कुछ लोग खुद ऊंचे स्थान पर पहुंच गए, जबकि जिनको दिक्कत थी उन्हें एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। सर, यहाँ पर सबसे पहले बाढ़ आते ही हम लोगों ने कम्युनिटी किचन शुरू किया। यहाँ पर 4 कम्युनिटी किचन चल रहा है और यहाँ पर सबसे पहले बाढ़ जो पिछले साल की थी उस वनस्पति इस बार बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक लकड़ी का निजी हम लोगों का जो बोट है, सरकारी बोट, वो चल रहा है और एक एसडीआरएफ टीम की एक बोट चल रही है। 2 बोट हम दिए हैं। आबादी सघन है तो दिक्कत लोगों की होती है, लेकिन उतनी परेशानी नहीं है। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर पहले से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। यहाँ बाढ़ से जूझ रहे लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। एनडीआरएफ की टीम जिले में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल चुकी है। फिलहाल गोपालगंज जिले में एनडीआरएफ की 3 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग आना चाह रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं, हम अपने बोट के माध्यम से उनको यहाँ से निकाल करके सुरक्षित स्थल पे पहुँचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे गोपालगंज में एनडीआरएफ की टीम की तत्परता साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावितों के लिए प्रशासन की व्यवस्था महज खानापूर्ति नजर आ रही है। कांटी प्रखंड में बूढ़ी गंडक की वजह से काफी लोगों को घर छोड़ना पड़ा है और NH 27 पर करीब 100 से 150 परिवार कई दिनों से गुजर बसर कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावितों को प्रशासन की तरफ से 2 वक्त का खाना दिया जाता है, लेकिन मवेशियों के चारे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और न लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा है। यहाँ तक कि प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावितों को प्लास्टिक और तंबू तक नहीं दिया गया है। कोई चीज नहीं, अपना घर से प्लास्टिक, पुरान प्लास्टिक है तो पारुक वाला उहे रख के अपना समय निकाल रहे हैं। बाहर आला के बाद तो ये भूख मरै छी रोड पर भूख मरै छी। अबैया खाना सरकारी तो कहियो 2 बजे रात में, कहीं 2 बजे दिन में। दरभंगा से लेकर गोपालगंज तक लोग बाढ़ से बेहाल हैं, लेकिन लोगों की परेशानी आने वाले दिनों में भी कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात से मंगलवार तक उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है। मतलब बाढ़ पीड़ितों की परेशानी फिलहाल कम होती नहीं दिख रही। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से संजय कुमार, गोपालगंज से मुकेश कुमार और पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। देखिए, एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ बाढ़ का असर लोगों की जिंदगी में देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, उनके घरों तक पानी घुसा है और लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब इंतजार है कि सरकार कब इनकी मदद करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।